हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीड एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में क्या किया हमने, अपने फिजिक्स की सीरीज का सेकंड चैप्टर शुरू किया, फोर्स और लॉ ऑफ मोशंस के बारे में, मतलब न्यूटन्स की लॉ के बारे में हम देख रहे हैं। और उसका पहला हमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा था, इस 9 की सीरीज का जो लास्ट वीडियो था उसमें। अब आगे बढ़ेंगे और वहां पे हमने क्या देखा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में देखा था। अब आगे बढ़ेंगे, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इनर्शिया से शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे सेकंड लॉ में जाएंगे और सेकंड लॉ का क्या करेंगे, जो डेरिवेशन होता है उसका फोर्स वाला, F = ma वाला आता है, वो चीज देखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़े। तो फर्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं यहाँ से। फर्स्ट लॉ के बाद क्या आएगा, इनर्शिया के बारे में आएगा कि कितने प्रकार की इनर्शिया होती है, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन की, उन चीजों के बारे में देखते हैं। तो शुरू करते हैं वाला वीडियो। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वाला कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने एक ही पार्ट पढ़ा है इस चैप्टर में, तो जितने भी लोग नहीं देखे वो क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा इनर्शिया। तो इनर्शिया के बारे में देखते हैं। इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, जो क्या करती है, नॉर्मल यदि इसको शब्दों में हम समझे तो कोई चीज चल रही है तो उसको चलते रहने देती है, मतलब चेंज नहीं करेगी, उसको रोकेगी नहीं। और कोई चीज रेस्ट में है तो उसको वो रेस्ट में ही रखेगी। इसकी इनर्शिया इसको क्या बोलेगी कि रेस्ट में ही रहे। कब तक, जब तक कोई इसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मतलब कोई चीज रखी हुई है तो वो अपने आप चलना चालू नहीं कर देगी, ठीक है, तब तक नहीं चलना चालू करेगी जब तक उसमें कोई फोर्स ना लगे। और कोई चीज चल रही है तो वो चलते ही रहेगी, तब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई उसको रोके ना, फोर्स लगा के, ब्रेक ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो, फ्रिक्शन ना हो, तब तक। अब ये किस पे डिपेंड करती है, मास पे। किसी भी बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा इनर्शिया होगी। कोई एकदम भारी सा पत्थर है तो उसकी भयंकर इनर्शिया होगी, कोई एक रबर सी बॉल है तो उसकी कम इनर्शिया होगी। सेम, जिसका ज्यादा मास उसकी ज्यादा इनर्शिया। देखते हैं, तो डेफिनेशन के फॉर्म में, द नेचुरल टेंडेंसी, मतलब क्या है, ये एक प्रकार की नेचुरल टेंडेंसी है इसकी, किसी भी ऑब्जेक्ट की, टू रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल, उसकी कुदरती, मतलब ये टेंडेंसी रहती है कि वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, होने नहीं देगा चेंज, किसके, उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में। यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, या वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब कि जैसे वो 10 की स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो वो 10 की स्पीड से ही चलते रहेगा, ऐसा। यूनिफॉर्म मोशन में यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती, तो ये भी हमने क्या देखा है प्रीवियस चैप्टर में, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि 10 की स्पीड से तो चल रहा है और एक ही दिशा में चल रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि यदि डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यदि वो रुका है तो रुके हुए ही रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, और यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो चेंज नहीं करेगा। ये उसकी इनर्शिया है, ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बोल ही दिया, क्योंकि यदि स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा तो वेलोसिटी चेंज होने लग जाएगी, ठीक है। इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट की। आगे देखते हैं, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब कि उसमें ऑलरेडी रहती ही है, उसमें पहले से रहती है ये प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, सारे चीजों में ऑलरेडी पहले से रहती है। ऐसा नहीं कि कुछ करते तो उसके अंदर इनर्शिया आती है, पहले ही नेचुरली उसमें रहती है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स की जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, फर्स्ट लॉ, जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन्स की, मोशन तो अलग है, ये फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ मोशन तो अलग हो जाता है, वो वाला इक्वेशन हो जाता है, वो इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो जो न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन अलग है, लॉ ऑफ मोशन अलग है। तो जो न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि वही तो बोलती है कि कोई भी चीज रुकी हुई तो रुके रहेगी, चल रही है तो चलते ही रहेगी, न्यूटन्स की लॉ है। और वही लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने ही पहले इनर्शिया के बारे में डिस्कवर किया था। फिर न्यूटन ने क्या किया, अच्छे से आके उसको फॉर्मुलेट किया। न्यूटन क्या थे, मैथमेटिशियन थे। तो जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन्स की, उसको हम गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। किसी भी चीज की इनर्शिया कैसे मेजर करते हैं, हम उसके मास से। आगे जाके आप फॉर्मूला देखेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया निकालने का, तो सब मास से ही रिलेटेड रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास। क्या रहती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है मास के। आगे जाके आप देखेंगे तो कोई भी चीज क्या होती है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं। जैसे इनर्शिया को हम आई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन होता है, और क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, वो मास की होती है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइंस का मतलब, इस साइन का मतलब क्या होता है कि यदि मास की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इनर्शिया भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यदि मास की वैल्यू कम होती है तो इनर्शिया भी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये होता है। और एक और चीज क्या होती है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं के। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट के क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। ये मतलब होता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है कि कोई एक चीज बढ़ेगी तो उसकी बाजू वाली चीज भी
बढ़ती है, या कम होगी तो कम होती है। तो इनर्शिया क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, मतलब मास बढ़ेगा किसी चीज का तो उसकी इनर्शिया भी इंक्रीज होगी, और कम होगा तो कम होगी। इट मींस दैट इनर्शिया इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मास। इनर्शिया क्या होगी? इंक्रीज होगी यदि उसका मास इंक्रीज होगा, एंड डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन मास, और क्या होगी? कम होगी यदि उसका मास कम होगा। तो अ हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया देन ए लाइटर वन। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो भारी है, जिसका वेट ज्यादा है, उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऐसा ऑब्जेक्ट जो हल्का है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एक पत्थर और एक रबर की बॉल दोनों सेम साइज के हैं, ठीक है, तो दोनों में से इनर्शिया किसकी ज्यादा होगी? तो ऑब्वियस ही बात है, एक रबर से ज्यादा भारी एक पत्थर होगा, तो पत्थर की इनर्शिया क्या होगी? ज्यादा होगी, या स्टोन की इनर्शिया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इनर्शिया कितने प्रकार की होती है। तो जो ये इनर्शिया है कि कोई भी चीज अपने जो भी उसका स्टेट है उसको चेंज नहीं करेगी, रुकी तो रुके रहेगी, चल रही तो चलती रहेगी, दिशा भी चेंज नहीं करेगी, जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में रहेगी, जब तक उसमें कोई और फोर्स नहीं लगाता, उसको मजबूर नहीं करता, तब तक वो दूसरी दिशा में नहीं जाएगी। तो ये तीन प्रकार की होती है इनर्शिया: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सेम जैसे आप देखेंगे एक और प्रकार से, जितने भी अपने अर्थ रहते हैं, सन रहते हैं, वो क्या करते हैं? अपने ऑर्बिट में गोल 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 घूमते रहते हैं, हर चीज, जितने भी यूनिवर्स में बॉडी है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, इनर्शिया के कारण वो भी क्या करते हैं, यदि वो गोल घूम रहे हैं तो वो गोल ही घूमते रहेंगे, ऐसा है, तब तक जब तक कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो तीन प्रकार की इनर्शिया होती है, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में रहेगा। देखते हैं तीनों के बारे में। तो फर्स्ट आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट की इनर्शिया क्या है? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, ये हर एक बॉडी की टेंडेंसी है, उसी की प्रॉपर्टी है, आप बोल दो, उसमें नेचुरली है वो, टू रेजिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? अपोज करना। रेजिस्ट का मतलब अपोज करना। एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यदि उस वो रेस्ट में है और यदि आप इसमें कोई भी चेंजेस करोगे इसके रेस्ट की स्टेट में, तो ये बॉडी क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी, अपोज करेगी, उसको नहीं हिलूंगी बोलेगी, इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखें इसका, तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग, एक बस यदि अचानक से चलना चालू कर दे सामने की तरफ, फॉरवर्ड, देन द पैसेंजर इन द बस फॉल बैकवर्ड्स। अब बस में ऐसे खड़े, बस अचानक से चलना चालू हो गई, तो आप किस तरफ गिरेंगे? आप पीछे की तरफ गिरेंगे ना, आगे की तरफ नहीं गिरेंगे। बस चलना चालू हो गई तो आपके पैरों के नीचे बस है, आप और बस पहले दोनों रेस्ट में हो। बस चलना चालू हो गई तो बस स्पीड पकड़ ली, मगर आपके पैर तो रेस्ट में ही है, ठीक है। अब सबसे पहला मोशन किसमें आएगा? आपके पैरों में आएगा, तो आपके पैर आगे बढ़ने लग गए, और आपका हेड तो रेस्ट में ही है, क्योंकि इनर्शिया आपके हेड की इनर्शिया बोल रही है कि रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना है, रेजिस्ट करना है फोर्स को। तो आपके पैर आगे जाएंगे और आपकी मुंडी पीछे जाएगी, और इसलिए आप बैकवर्ड गिरते हैं। सेम ऐसा ब्रेक लगता है तो आप सामने की तरफ गिरते हैं, वैसा वाला। सेकंड देखें, द कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स। आप देखे होंगे बहुत सारे जितने भी हमारे घर में रुई मतलब गद्दे होते हैं रुई के, उसको हम क्या करते हैं, यदि वो एकदम मतलब एकदम चपटे हो जाते हैं, तो उसको हम कुछ टाइम तक के लिए क्या करते हैं? धूप में रख देते हैं। धूप में रखने से क्या होती है? रुई एकदम फूल जाती है, तो वो गद्दे एकदम गद्दीदार हो जाते हैं। उसके बाद अंदर लाने से पहले हम क्या करते हैं? उसको मस्त एक डंडी से बीट करते हैं, मतलब मारते हैं उसको, ऐसे ठोकते हैं, तो उससे क्या होती है? धूल भी निकलती है बहुत सारी कभी कभी। तो ऐसा क्यों होता है? जब भी हम एक स्टिक से मतलब कारपेट को बीट करते हैं, तो क्या होता है? जो कारपेट के पार्टिकल्स है वो मोशन में आ जाते हैं, ऐसे हिलने लग जाते हैं, ठीक है, मगर डस्ट पार्टिकल रेस्ट में ही रह जाते हैं इनर्शिया के कारण। तो इसलिए क्या होता है? वो उड़ने लगते हैं, और थोड़ी सी हवा चल रही हो या घर में पंखा चल रहा हो तो वो उड़ने लग जाते हैं। तो जब भी हम एक कारपेट को बीट करते हैं स्टिक से, तो कारपेट के पार्टिकल्स मोशन में आ जाते हैं और डस्ट के पार्टिकल रेस्ट में ही रहते हैं, इसलिए वो मूव होने लग जाते हैं। थर्ड पॉइंट देखें, व्हेन अ ट्री इज विगोरसली शेकन देन सम ऑफ द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। एक ट्री को पकड़ के आप एकदम अचानक से हिलाने लग गए, तो क्या होता है? कुछ पत्ते टूट के गिर जाते हैं, कुछ पत्ते ट्री के साथ ही मोशन करेंगे, जो थोड़े से कमजोर रहते हैं वो क्या होता है? टूट के गिर जाते हैं, क्योंकि पत्ते रेस्ट में रहते हैं, आप अचानक से ट्री को हिलाने लग गए तो वो डिटैच होके गिर जाते हैं। ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। आगे देखते हैं अगला, इनर्शिया ऑफ मोशन। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ ए बॉडी या ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की उसकी खुद की टेंडेंसी, उसकी आदत, टू रेजिस्ट और या अपोज, रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा, एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कुछ भी चेंजेस हो रहा है यदि उसके यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो उसको रेजिस्ट करेगा। मतलब कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन में, याद रखना क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड होगी
और उसका डायरेक्शन भी सेम होगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी यहाँ पे। स्पीड का मतलब उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेगा। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो उतने में ही चलेगी, जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलेगी, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब रेजिस्ट करेगी बॉडी, वो जिस स्पीड से चल रही है अपनी स्पीड चेंज नहीं करेगी। 10 की स्पीड से निकल गई तो वो 10 ही की स्पीड में रहना चाहेगी। ओरिजिनली ऐसा नहीं होता है, ओरिजिनली क्या होता है कि उसकी स्पीड धीरे से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन फोर्सेस बहुत सारी है ना, जैसे फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, एयर सामने से आ रही है तो वो ऐसे घस घस के जा रही है, या मतलब एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस कर रही है। तो ओरिजिनली क्या होता है कि वो लॉस हो जाती है। मगर यदि स्पेस में कोई बॉडी रहे और वो जा ही रहे, जाते रहेगी, जाए मतलब मूव करना चालू कर देगी तो वो करते रहेगी, क्योंकि कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है उसके लिए। तो इनर्शिया ओरिजिनली होती है, इसका मतलब अर्थ में भी होती है, बट अर्थ में क्या होता है कि थोड़ा सा अलग हो जाती है, मतलब लॉसेस के कारण, जो भी फोर्सेस में लॉस होता है। तो एग्जांपल देखें इसका। फर्स्ट, द पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन मूविंग बस स्टॉप्स सडनली। अब देखें, चलते समय तो आप गिरते ही हैं, यदि आप ऐसा कब, जब आप एकदम मतलब अलर्ट नहीं है। अब यदि बस चल रही है और आप बस में खड़े हुए हैं, तो बस और आप दोनों मोशन में, अचानक से बस रुक गई तो आपके पैरों के नीचे क्या होगा, इनर्शिया दोनों की क्या बोलेगी कि रुकना नहीं है। आपकी बॉडी की भी इनर्शिया क्या बोलेगी कि मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगे। तो अचानक से बस रुक गई तो आप क्या होंगे, आपके पैर अचानक से स्टॉप हो जाएंगे और आपकी मुंडी तो मोशन में, इसलिए आप सामने की तरफ गिरते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, इनर्शिया ऑफ मोशन का। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अ पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड while getting down from a moving bus or train। ये चीज आपने बहुत मतलब एक्सपीरियंस की होगी, बट ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं करना है। कभी भी आप चलती ट्रेन से उतरते हैं या चलती ट्रेन में चढ़ते हैं तो आपको एक अजीब टाइप की फीलिंग आती है। आप कभी चलती ट्रेन से उतरिएगा, मतलब ऐसा नहीं कर रहे हैं किसी को भी, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत जोर से लग भी सकती है, आप ट्रेन के नीचे भी आ सकते हैं। बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कभी ना कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप अचानक से चलती ट्रेन से उतरते हैं या चलती बस से उतरते हैं या चलते रिक्शे से उतरते हैं, तो आपको उतरते टाइम अजीब लगता है, अचानक से शॉक लगता है कुछ ना, कि मतलब ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप मोशन में रहते हैं और आप अचानक से रेस्ट में आ जाते हैं, तो हल्का सा आपको शॉक लगेगा या आपको हल्का सा एक जर्क लगेगा। देखना, सब लोग ऐसा महसूस करते हैं। तो ये भी क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। आपकी बॉडी रेस्ट में रहती है, बट आप अचानक से स्टॉप कर देंगे तो हल्का सा आपको जर्क लगेगा। फिर थर्ड, अ लगेज इज यूजुअली टाइड विथ ए रोप ऑन द रूफ ऑफ द बस। अब ये तो मतलब लॉजिकली भी हमें समझ में आता है कि जो भी हम लगेज लेके जाते हैं, सूटकेस लेके जाते हैं, बस के ऊपर रखे रहते हैं या कारों के ऊपर रखे रहते हैं, तो उसको हम टाई कर देते हैं, मतलब रस्सी से, ताकि वो ब्रेकर एक आए, कूदे तो गिरे ना। ठीक है, बट इसका एक और वही एग्जांपल भी है, इनर्शिया ऑफ मोशन का भी है, कि जब आप गाड़ी में ऊपर लगेज लेके जा रहे हैं, अचानक से आप कभी ब्रेक मारेंगे तो आपका ऊपर लगेज मोशन में रहेगा, वो सामने की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं अगला, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता है, मतलब इनर्शिया का मतलब हर चीज में होता है कि जो जिस दिशा में चल रही है वो उसी डायरेक्शन पे जाएगी। जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। तो द टेंडेंसी या बॉडी की आदत है ये, टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई भी चेंजेस को वो रेजिस्ट करेगी उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में, जिस दिशा में जा रही है उसी डायरेक्शन में रहेगी। वो इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखिए। फर्स्ट, व्हेन ए फास्ट मूविंग बस नेगोशिएट्स ए कर्व ऑन द रोड, द पैसेंजर फॉल्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व्ड रोड। ये चीज आपने महसूस करी होगी कि जब भी आप ऐसे टर्न लेंगे, ऐसे कोई कर्व्ड वाला टर्न है, कार में बैठे हुए हैं या बस में बैठे हुए हैं और थोड़ा सा स्पीड से जा रहे हैं, तो आप मतलब जिस तरफ से आप ऐसे टर्न लेते हैं, जैसे बस ऐसे अचानक से मुड़ रही है तो आप इस तरफ फेंकाएंगे, इस तरफ मुड़ रही है तो आप इस तरफ फेंकाएंगे, मतलब सर्कल के हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में आप थ्रो होने की कोशिश होते हैं। ऐसा आउटवर्ड डायरेक्शन में फेंकाते हैं। इस तरफ मुड़ रही है बस तो आप आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे थ्रो होंगे। तो ये किसके कारण होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। आप अचानक से बस अपना डायरेक्शन चेंज कर दी, बस तो फोर्स लगा ली अपने चक्कों से और अपने इंजन की मदद से, बट आप तो, आपकी इनर्शिया तो आपको बोलेगी कि डायरेक्शन चेंज नहीं होना है, इसलिए आप हल्का सा ऐसे होके कंपनसेट करते हैं उसको। बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस किए होंगे, कार में भी आप जब अचानक से टर्न करते हैं तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा, मतलब सेंटर के अबाउट, सेंटर से दूर फेंकाने का, जिस सेंटर के अबाउट टर्न हो रहा है। अगला देखते हैं, द स्पार्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग sharpening of knife against a grinding wheel that leaves tangentially to its rim।
जब भी हम एक चाकू को धार करते हैं ग्राइंडिंग व्हील में, तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह टीवी में ऐसे चिंगारी निकलते रहती है, और वो चिंगारी आप देखेंगे टेंजेंशियली निकलते रहती है। जैसे ये ग्राइंडिंग व्हील है तो ऐसे ऐसे चिंगारी निकलते रहती है हमेशा। क्यों? क्योंकि वो उसी का पार्टिकल रहता है चाकू का ही, जो हल्का हल्का इरोड होके उसको धार करते रहता है। तो वो क्या होता है, ये सर्कुलर मोशन के कारण क्या होने लग जाता है, टेंजेंशियली फेंकाता है। ठीक है, तो ये उसी के कारण है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। ठीक है, उसको बोल सकते हैं हम व्हील का वो हो या किसी का भी पार्टिकल हो। अगला देखते हैं, थर्ड, a stone tied to a string whirling in a horizontal circle, if the string breaks then stone fires away tangentially। एक पत्थर ले, रस्सी में बांधे और उसको ऐसे ऐसे करके घुमाए लग जाए। यदि आपकी रस्सी टूट गई तो पत्थर क्या होगा, जिस जगह पे वो टूटी है वो वहां से टेंजेंशियली निकलेगा ऐसे कर। ठीक है, ऐसे ये सर्कल है और यहाँ पे स्टोन है, तो जहां से भी आपकी रस्सी टूटी तो वो ऐसे टेंजेंशियली निकलेगा। तो यही क्या होती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होती है, ऐसे टेंजेंशियली फेंकाएगा थ्रो। मतलब वो सेम जैसे वो आप देखे होंगे डिस्क जो फेंकते हैं उन लोग ओलंपिक में, उन लोग भी रोटेट होकर ऐसे करके फेंकते हैं, वो भी वही है। तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि अब जब हमने लॉस के बारे में पढ़ लिया तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं और आपके एनसीईआरटी के बीच में भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, उन सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, स्टेट एनी थ्री चेंजेस, तीन चेंजेस के बारे में बताओ। बोल रहे हैं दैट ए फोर्स ब्रिंग्स अबाउट ऑन ए बॉडी विद वन एग्जांपल ईच। एक फोर्स किसी भी बॉडी में क्या तीन चेंजेस कर सकती है उसके बारे में बताओ। ठीक है, और एग्जांपल के एक एक एग्जांपल भी दो। तो एग्जांपल तो आप इमेजिन कर सकते हैं, तीन ठोक चेंजेस के बारे में हम देखते हैं कि एक फोर्स क्या कर सकती है, तीन चेंजेस। तो फर्स्ट वाला यदि हम देखें, ठीक है, तो फोर्स क्या कर सकती है, चेंज इन पहला वाला वो क्या चेंज कर सकती है, रेस्ट टू मोशन, या बोले मोशन टू रेस्ट। ये एक पहला चेंजेस कर सकती है फोर्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल तो आप लिख सकते हैं, कुछ भी एक पत्थर को ढकेल रहे हैं मान लीजिए, और एक कोई चीज चल रही है उसको आप रोक रहे हैं, कोई खिलौना चल रहा है तो उसको आप रोक रहे हैं, इसको लिख सकते हैं। दूसरा देखें हम तो क्या कर सकती है फोर्स, चेंज इन स्पीड, किसी भी चीज की स्पीड चेंज कर सकती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी मोशन में है और उसकी स्पीड बढ़ा दे रही है, स्पीड कम कर दे रही है, फोर्स तो लगेगा ना, मतलब एक्सेलरेशन, फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, थर्ड देखें तो एक और क्या चेंजेस कर सकती है, हाँ बिल्कुल, फोर्स के कारण डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, चेंज इन डायरेक्शन। एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं सोच के, कि फोर्स लगाएंगे तो किसी चीज का डायरेक्शन भी तो चेंज हो जाएगा। एक बॉल आ रही है, उसको अचानक से हमने बैट से हिट कर दिया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, और एक और चीज, तीन तो पूछा है वो, बट अपन चार ले लेते हैं। फोर्स एक और काम क्या कर सकती है, किसी भी चीज का शेप भी चेंज कर सकती है, चेंज इन शेप। अब इसको आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि एक बॉल को दोनों हाथ से कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये तीन चीज क्या कर सकती है, मतलब ये चारों चीज फोर्स क्या कर सकती है, किसी भी बॉडी का चीज चेंज कर सकती है, उसका स्टेट। तो यही चीज पूछा है, हमें सिर्फ तीन पूछा हुआ है। ओके, अगला आंसर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। दो डिफरेंस लिखो बोल रहा है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बीच में। ओके, तो इसको भी लिख सकते हैं, इजी है, ये चीज हमने क्या करी है, ऑलरेडी पढ़ ली है। तो फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट वाला इधर कैसे लेते हैं, बैलेंस्ड फोर्स लेते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, और यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट डिफरेंस, तो क्या होगा, जो भी बैलेंस्ड फोर्स होती है वो किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज नहीं करती, डू नॉट चेंज स्टेट ऑफ बॉडी। मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। ठीक है, और ये क्या करती है, चेंजेस दी स्टेट ऑफ बॉडी।
ये क्या करती है, अनबैलेंस्ड फोर्स किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज कर सकती है। यदि वो रेस्ट में है तो मूव करने लग जाएगा, मूव हो रहा है तो उसको रोक देगी क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स है। ओके, सेकंड वाला देखें तो सेकंड एक और डिफरेंस क्या बोल सकते हैं, बैलेंस फोर्स में क्या होती है, हमेशा नेट फोर्स जीरो लगती है। नेट फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो। किसी भी बॉडी में नेट फोर्स क्या लगेगी, एक बॉडी है उसमें दोनों तरफ से फोर्स लग रही है सेम अमाउंट की, तभी तो वो नहीं हिलेगी, अपनी जगह में ही रहेगी, तो इसलिए जीरो होगी। और इसमें क्या होती है, नेट फोर्स इज नॉट जीरो। इसमें नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होती है, तभी बॉडी में क्या आने लग जाता है, एक इफेक्ट आने लग जाता है। ठीक है, और एक और इसका डिफरेंस मतलब डिफरेंस लिख सकते हैं दोनों के बीच में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट। फोर्स का डायरेक्शन क्या रहता है, इसमें अपोजिट रहता है। यदि एक बॉडी है उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है तो ये बॉडी यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है या अपोजिट भी हो सकता है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम और अपोजिट, कुछ भी हो सकता है, सेम और अपोजिट। अनबैलेंस में देखें तो यहाँ पे दो फोर्स लग गई, ऐसा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये क्या है, दो डिफरेंस पूछा था, अपने क्या किया, तीन लिख दिया। ऐसे करके लिखेंगे तो हमेशा ज्यादा ही नंबर मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस नेट फोर्स एक्टिंग इज जीरो। कौन से केसेस में बॉडी में नेट फोर्स जो एक्ट हो रही है वो क्या है, जीरो है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन, और फोर्स का डायरेक्शन भी आइडेंटिफाई करो बोल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, अ कार ड्राइव्स अराउंड ए सर्कुलर रेस ट्रैक एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो याद रखिएगा कोई भी कार यदि सर्कुलर रेस ट्रैक में ड्राइव कर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ गया यूसीएम के बारे में। अब कोई भी एक पार्टिकल किसी सेंटर के अबाउट गोल गोल घूमता है तो उसकी वेलोसिटी हर डायरेक्शन में चेंज होती है, और एक क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और यही फोर्स भी लगती है। अब यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन चेंज होते रहता है। जैसे इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट आ गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ हो जाएगा, इस पॉइंट पे आ गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भले कांस्टेंट रहे बट यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है बोलेंगे। अब जब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है बार बार तो कैसे बोल सकते हैं फोर्स कांस्टेंट होगी, फोर्स भी यहाँ पे क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो जो मतलब जब भी आप एक टर्न के अराउंड घूमते हैं मुड़ते हैं तो वहां पे फोर्स नेट फोर्स नहीं एक्ट होती है। तो क्या बोल रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग इज जीरो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट वाले में तो नहीं होगा, ठीक है, इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं है। सेकंड वाला केस देखते हैं, अ पर्सन पुशेस ए डोर टू होल्ड इट शट, इसमें नेट फोर्स जीरो होगी। क्या बोल रहा है कि पर्सन ऐसे डोर को पुश करके रखा हुआ है उसको बंद करने के लिए, मतलब वो डोर अंदर की तरफ खुलती होगी, ठीक है, वो डोर बाहर की तरफ खुलती होगी और पर्सन उसको ऐसे दबा के रखा है ताकि वो डोर खुले ना। ठीक है, तो दबा के रखा है तो वहां पे जो दीवार है उसको वो रिएक्शन दे रही होगी। ठीक है, मतलब पर्सन ऐसे डोर को दबा के रखा है तो उसमें फोर्स दे रहा है, और जो यहाँ पे ऐसे ये डोर ऐसे लॉक्ड होगी वो यहाँ से एक तो क्या दे रही होगी, रिएक्शन दे रही होगी। तो डोर मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, तो इसमें नेट फोर्स जीरो होगी, एफ नेट इक्वल टू जीरो, सेकेंड वाले केस में। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं, अ बॉल रोलिंग अक्रॉस एक ग्रासी फील्ड, एक बॉल ऐसे रोल हो रही है घास में, स्लोली कम्स टू स्टॉप। तो यहाँ पे क्या हो रही है, बॉल धीरे धीरे चल के रुक गई एक टाइम में, तो फ्रिक्शन फोर्स आ रही है, तो नेट फोर्स तो यहाँ पे जीरो ही होगी जब तक बॉल चल रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें फोर्स लगी रही। तो थर्ड वाले में भी नहीं होगा, फर्स्ट वाले में भी नहीं होगा, सेकंड वाले में है नेट फोर्स जीरो, जो एक डोर बंद करके रखा है वो। अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, द फैक्टर्स ऑन विच द इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड इज, किस पे डिपेंड करती है, मास पे। किसी भी चीज की इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है, मास में। अगला क्या बोल रहा है, व्हेन ए स्टेशनरी बस सडनली स्टार्ट्स द पैसेंजर फॉल्स,
एक बस अचानक से चलना चालू कर देती तो पैसेंजर किस तरफ फॉल होता है, किस तरफ फॉल होता है, वो बैकवर्ड। और यदि अचानक से रुक जाएगी तो कहाँ फॉल होगा, वो फॉरवर्ड। अगला देखते हैं फिफ्थ, ट्रू और फॉल्स बोल रहा है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यूज टू रोटेट फॉर सम टाइम आफ्टर द करंट इज स्विच्ड ऑफ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो पहला वाला क्या है, ट्रू। क्या बोल रहा है कि जब हम पंखे को बंद करते हैं तो वो थोड़ी देर तक गोल 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 घूमते रहता है, बंद होने के बाद थोड़ा सा धीरे होता है, मतलब बंद किए तो अचानक से रुक नहीं जाता, वो थोड़ा थोड़ा घूमता है। ऐसी कूलर का भी फैन होता है, फिर रुकता है वो, तो वो इसीलिए इनर्शिया के कारण ही रुकता है। तो वो सही बात है बिल्कुल, उसकी वो घूमते रहता है, अचानक से पावर आनी बंद हो जाती है तो वो धीरे धीरे होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है, उसका जो बेरिंग है उसमें फ्रिक्शन है, हर जगह फ्रिक्शन है, तो इनर्शिया के कारण तो वो गोल गोल रोटेट होते रहता है, बट लॉस होने के कारण, फ्रिक्शन होने के कारण वो एक टाइम में आके रुक जाता है। तो जो वो बोल रहे हैं कि जो वो घूमते रहता है बंद होने के बाद भी, वो इनर्शिया के कारण है, तो बिल्कुल सही बात है वो। अगला देखते हैं, when a tree is vigorously shaken then some of the leaves fall from the tree। हाँ बिल्कुल, ट्री को हिलाओगे तो वो तो गिरेगा ही बिल्कुल उससे पत्ता। तो ये किसका बोल रहा है, ये भी तो ट्रू है, इनर्शिया का ही केस है ये। तो दोनों चीज क्या है, ट्रू है यहाँ, दोनों जो वो पूछ रहा है उसके बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीईआरटी में रहते हैं। एनसीईआरटी में क्या रहते हैं, बीच बीच में क्वेश्चंस भी रहते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, विजिबल है, ओके, ये एनसीईआरटी के बीच का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, किसकी इनर्शिया ज्यादा है, बोल रहे हैं, अ रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ सेम साइज। देखा, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा कि इनर्शिया ज्यादा किसकी है, रबर बॉल की कि एक स्टोन की, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, एक बाईसाइकिल की क्या ट्रेन की, एक साइकिल या ट्रेन में से दोनों की इनर्शिया किसकी ज्यादा है। ए 5 रुपी कॉइन, 5 रुपए के सिक्के की, या 1 रुपए के सिक्के की, तो सबकी इनर्शिया ज्यादा किसकी होगी। तो सबसे पहले देखें, तो जो मास होगा किसका, स्टोन का, वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किसका मास, यदि रबर बॉल का मास देखे तो। अब स्टोन का मास ज्यादा है तो इनर्शिया मतलब आई से डिनोट कर देता हूं मैं, जो इनर्शिया स्टोन की रहेगी वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू इसकी, रबर से, एज कंपेयर टू इनर्शिया रबर की। ठीक है, ये चीज होगी। दूसरा क्या बोल रहा है, साइकिल और ट्रेन, ठीक है, तो साइकिल का जो मास है वो क्या होगा, कम ही होगा ट्रेन के मास से, टी एम। तो इसका मतलब जो बड़े के फॉर्म में लिखते हैं, जो ट्रेन की इनर्शिया है, इनर्शिया ट्रेन की, ट्रेन तो इतनी भारी है ना भाई, और साइकिल तो हल्की सी है, एक हाथ से उठा लेता है इंसान, ट्रेन को कोई उठा सकता है कि नहीं। तो ट्रेन की इनर्शिया क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इनर्शिया बोले हम साइकिल की। और दूसरा, 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन, दोनों में सबसे ज्यादा भारी क्या होता है, 5 रुपी कॉइन थोड़ा भारी होता है, 1 रुपी कॉइन तो एकदम सस्ते टाइप का रहता है, 5 रुपी कॉइन थोड़ा सा मोटा रहता है। तो जो इनर्शिया है 5 रुपए कॉइन की, वो हमेशा ज्यादा होगी किससे, 1 रुपए के कॉइन से, क्योंकि एक भारी है और एक हल्का है। ठीक है, तो ये आपने को लॉजिकली समझ में आ रहा है, तो वही चीज पूछा है वो। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये भी एक प्रकार से रीजनिंग टाइप का ही क्वेश्चन है अपना। क्या बोल रहा है, इन दी फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। कितने बार बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, पूछ रहा है, आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो देखते हैं, अ फुटबॉलर प्लेयर किक्स ए फुटबॉल, एक फुटबॉलर प्लेयर क्या कर रहा है, किक्स ए फुटबॉल। तो यहाँ पे ये अज्यूम करना पड़ेगा कि पहले फुटबॉल चल रही है, ठीक है, तो आई उसके पास तो वो उसने किक किया, तो यहाँ पे एक बार वेलोसिटी चेंज हुई, ठीक है, क्योंकि वो एक तो रोका फिर किक किया, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीममेट्स हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, हु किक्स द फुटबॉल। अब दूसरे प्लेयर के पास भेजा, दूसरा प्लेयर भी किक करके क्या किया, गोलकीपर के पास मारा, दूसरे टीम का गोलकीपर है वो, मतलब गोल मारने की कोशिश कर रहा है वो, तो यहाँ पे एक दूसरे बार चेंज हुई। ठीक है, द गोल टू द गोल, द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द बॉल, कलेक्ट्स किया उसने, ठीक है, मतलब उसने रोकी बॉल,
अब उसके पास बॉल आई, उसने बॉल को क्या किया, रोका। पहला वाला तो किक किया, दूसरे वाले के पास गया, दूसरा वाला भी किक किया, गोलकीपर के पास आई, गोलकीपर पहले रोका, तो ये क्या हुई, थर्ड टाइम यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई, बॉल की 0 हुई, ठीक है। फुटबॉल एंड किक्स इट टुवर्ड्स द अनदर प्लेयर, उसके बाद फिर गोलकीपर ने क्या किया, किक किया, तो ये हो गया फोर्थ टाइम। तो यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी कितने बार चेंज हुई है, 4 बार। किक्स इट टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ इट्स ओन टीम, तो बॉल की वेलोसिटी कितने बार चेंज हुई है यहाँ पे, 4 बार। ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केसेस, कौन सप्लाई कर रहा है फोर्स, दोनों जो प्लेयर जो किक कर रहे हैं वो, बिल्कुल, जो भी बॉल को वो कर रहा है उन लोग ही सप्लाई कर रहे हैं फोर्स को। अगला देखते हैं क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन, विजिबल है, ओके, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द ट्रीज मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम ए ट्री इफ वी विगोरसली शेक इट्स ब्रांच। सम ऑफ द लीव्स, ये तो हम जानते हैं इनर्शिया के कारण किसी भी पेड़ को अचानक से हिला देंगे तो कुछ पत्तियां टूट के गिर जाएंगी, तो ये तो हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं। अगला देखते हैं फोर्थ वाला, व्हाई डू वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक टू ए सडन स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट। जब एक बस चलते रहती, ब्रेक मारती, तो हम सामने की तरफ क्यों गिरते हैं, इनर्शिया के कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। और जब एक बस अचानक से चलना चालू कर देती है तो हम पीछे क्यों गिरते हैं, तो वो किसके कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सी इनर्शिया है वो, ओके। तो ये हुआ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना क्या, मोमेंटम के बारे में। ये क्वेश्चन किसका है, मोमेंटम से रिलेटेड। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम पहले न्यूटन सेकंड लॉ देखेंगे, फिर उसके बाद आएगा हमारा मोमेंटम। मोमेंटम पहले आ जाएगा तो उसी से क्वेश्चन है, तो वो किसमें करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, मोमेंटम सेकंड लॉ के बारे में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।